पिछले पार्ट में हमने देखा मोहन को चढ़ाने के लिए उसके घर पे कुछ लोग उसे वांगफई कहकर पुकारते हैं। उन लेडीज की बदतमीजी पर प्रतिक्रिया देते हुए दासी हांशी कहती है, वांगफई से तमीज से पेश आइए। तो प्रधानमंत्री की पत्नी मन में सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी कि ये अब उपपत्नी से नाजायज बेटा नहीं बल्कि राजकुमार चेंग वांगफई है, और सब झुककर प्रणाम करती हैं। मोहन अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत खुश था, पर वो यहाँ नहीं है। वो मन में सोचता है कि माँ यहाँ क्यों नहीं है, और प्रधानमंत्री की पत्नी को कहता है, माँ प्लीज़ उठिए, और उन्हें कहता है कि राजकुमार की आज्ञा से मैं आपके लिए ये खास अदरक तोहफे में लाया हूँ। ये आप और सभी आंटियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री की पत्नी कहती है कि राजकुमार को हमारा शुक्रिया बोलना, और हम सब तो तुम्हारा समय ऐसे ही बर्बाद करती रहेंगी। जाओ आंट क्यू से मिल लो। क्यू मोहन की माँ का नाम है। तो एक लेडी कहती है, ये बहुत उड़ने लग गया है, इसे सब पता है कहाँ और कैसे राजकुमार का नाम इस्तेमाल करना है। तो प्रधानमंत्री की पत्नी कहती है, छोड़ो, वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजकुमार दीवार पर लगी कविता की तुलना अपने जीवन से करते हुए कविता पढ़ते हुए कहता है, 9वें हथियार की तरह तीसरी तलवार। पहला दिन खजाना, दूसरा दिन हांग जियान, तीसरा दिन महल के ऊपर महल, महल को छुपाए हुए महल, एक सुरक्षा कवच की तरह। जिसमें 9वें हथियार का मतलब मेरे अनुसार ज्योतिष का 9वां घर जो सूरज का होता है, जिसे धर्म भाव कहते हैं। ये प्रतीक होता है धर्म, कर्तव्य, सिद्धांत, तरक्की, ज्ञान, ऊंचाई को छूने वाला। तो इस अनुसार राजकुमार की पढ़ी कविता का मतलब है तीसरी तलवार वो खुद है, तीसरा राजकुमार। उसका अब भगवान में अटूट विश्वास है। वो अपने पति होने का धर्म और कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहा है। वो सिद्धांतवादी तरीके पर चल रहा है। उसे भविष्य का ज्ञान है, और इसी ज्ञान का इस्तेमाल कर वो तरक्की करेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। उसके नए जन्म का पहले दिन उसको एक खजाना मिला, जो था उसका जन्म, उसका पुनर्जन्म। दूसरे दिन उसने मोहन जियांग को पूरी तरह से जीत लिया। तीसरे दिन का मतलब है उसने अब अपनी असली भावनाओं को छुपा लिया है, अपने चेहरे पर एक नकाब पहन लिया है जो उसको पिछले जन्म की तरह मरने नहीं देगा, एक सुरक्षा कवच बनकर उसकी सुरक्षा करेगा। महल के ऊपर महल, महल को छुपाए हुए एक सुरक्षा कवच की तरह। प्रधानमंत्री राजकुमार से पूछते हैं, आपको हथियारों का शौक तो होगा ही। तो राजकुमार उत्तर देते हुए कहता है, काबिल हथियार अपना मालिक खुद चुनते हैं, इसलिए मैं बस इनकी तारीफ कर सकता हूँ, इनका इस्तेमाल नहीं, अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में। आप तो हथियारों में बहुत माहिर हैं और समझदार भी। मोहन को तो बचपन से ही हथियार पसंद नहीं, वो नादान और बचकाना है। उससे कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। राजकुमार गुस्से में कहता है, आप कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, और फिर एकदम से शांत होकर कहता है, जुनकिंग तो बहुत समझदार है। प्रधानमंत्री मन में कहता है, मैंने तो सुना था ये बहुत गुस्से वाला है, पर ये तो बहुत शांत है। मुझे तो लगा था कि गया नमक का कारोबार मेरे हाथ से, पर मुझे शांति से बात करनी चाहिए। मोहन को अपनी माँ की खांसने की आवाज़ आती है। वो उनसे पूछता है, आप बीमार हैं तो कढ़ाई क्यों कर रही हैं? तो वो कहती, हाँ जियांग, मुझे बाहर निकलने से मना किया है डॉक्टर ने, और कढ़ाई सबसे आरामदारी वाला काम है। छोटे मालिक के साथ महल में अच्छे से व्यवहार तो होता है ना। तो मोहन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मुझे नौकर भी दिए गए हैं, और राजकुमार मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते। तो वो कहती हैं, सच में? तो मोहन आगे कहता है, जैसा हमने सुना था वो वैसे बिल्कुल नहीं है। तो वो कहती हैं, मैं आपके कभी किसी काम नहीं आई। अगर मैं उपपत्नी की जगह पत्नी होती तो ये सब कुछ ना झेलना पड़ता। आप मुझे सबके सामने माँ कहकर पुकारते, यूँ ऐसे छुप कर नहीं, और आपको भी इन सब से ना गुजरना पड़ता, और ना आपको शादी कर कर वहाँ जाना पड़ता। तो मोहन कहता है कि यह शादी शायद मेरे भले के लिए ही है,
इतनी इज्जत और मान सम्मान शायद मंत्री बनने के बाद भी मुझे ना मिलता जितनी राजकुमार से शादी के बाद मिल रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप खुश रहिए। तो वो कहती हैं, सच में? मैंने आपके लिए कुछ पैसे बचाए हैं इस साल, आप इसे साथ में ले जाइए तो मुझे चिंता कम होगी। शाही परिवार के लोग ऐसे ही होते हैं, वो शुरू में तो अच्छे रहते हैं पर वो आपसे सारी ज़िंदगी प्यार नहीं करेगा। और ये बात मोहन के मन में घर कर जाती है। वापस लौटते हुए भी उसके दिमाग में ये बात चलती है कि ये मुझसे सारी ज़िंदगी प्यार नहीं करेगा। राजकुमार कहता है, सुनो, मैंने तुमसे जैसा वादा किया था मैंने वैसा ही किया है नमक के कारोबार के बारे में। पर मोहन कहता, तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तो मोहन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। आप क्या कह रहे थे? तो वो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं थोड़ा सो लेता हूँ पहले। राजकुमार झूठी नाराज़गी दिखाते हुए मन में कहता है, मैं तो तारीफ़ सुनना चाहता था कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा निभाया। मैंने प्रधानमंत्री को नमक के कारोबार के लिए रास्ता दिखा दिया पर कोई वादा नहीं किया। तो मोहन उसे मनाते हुए कहता है, वहाँ गई, वहाँ पर कोई तकिया नहीं है, आपका सर लग जाएगा, आप मेरी गोद में सर रख कर सो जाइए। तो वो मोहन को नाराज़गी ही दिखाता है। इतने में मोहन गिरने लगता है और वो उसे संभाल लेता है। और यहीं ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब।